हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो के अंदर हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर एविडेंस और फैक्ट की डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। गाइज, जब हम एविडेंस की जो डेफिनेशन है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, वो 2E के अंदर उसको डिफाइन करा गया है। जब आप उसकी मार्जिनल हेडिंग पढ़ोगे तो एविडेंस मीन्स and includes, the word क्या लिखा हुआ है, means and includes. So this is not exhaustive definition, this is the inclusive definition. ये incomplete definition है, exhaustive definition नहीं है। includes का मतलब मैंने आपको पहले भी समझाया था कि जहां पे includes लिखा हुआ होता है वहां पे वो एक inclusive definition होती है, वो अपने आप में कंप्लीट डेफिनेशन नहीं होती है। तो लेजिस्लेशन कभी भी इसमें एड ऑन करके चेंज कर सकता है। सो मीन्स एंड इंक्लूड्स का आपको मतलब समझ आया होगा। गाइस, जब हम आगे फर्दर आप देखोगे एविडेंस का जो फर्स्ट क्लॉज है उसकी जो डेफिनेशन की, वहां पे लिखा हुआ है ऑल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग स्टेटमेंट्स गिवन इलेक्ट्रॉनिकली। तो जो ये वर्ड है इंक्लूडिंग स्टेटमेंट्स गिवन इलेक्ट्रॉनिकली, ये पहले जो इंडियन एविडेंस एक्ट की जो अंदर एविडेंस की जो डेफिनेशन थी सेक्शन 3 के अंदर, उसमें ये वर्ड नहीं था। ये न्यूली एडेड है, जितना ये लाइन है इतना, इंक्लूडिंग स्टेटमेंट्स गिवन इलेक्ट्रॉनिकली। इलेक्ट्रॉनिकली अगर कोई स्टेटमेंट्स देता है तो वो एक एविडेंस कंसिडर किया जाता है। ठीक है, फर्दर क्या कहता है, विच द कोर्ट परमिट, कोर्ट आपको परमिट करता है वो देने के लिए, और रिक्वायर, या फिर कोर्ट आपको रिक्वायर कर रहा है आपसे कि आप इससे अपेक्षा कर रहा है आप आके दोगे, टू बी मेड बिफोर इट, उस कोर्ट के सामने रखोगे बाय विटनेसेस। तो यहां पे आप जो वर्ड है, आप ऑल स्टेटमेंट्स है ना, इसको ध्यान रखना। ऑल स्टेटमेंट, सारे के सारे जो कथन स्टेटमेंट्स होंगे इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, या फिर वो आपको परमिट करता है कोर्ट, आपका रिक्वायर कर रहा है कोर्ट टू मेड बिफोर इट बाय विटनेसेस। यहां पे विटनेस के स्टेटमेंट की बात की जा रही है, एक्यूज की स्टेटमेंट की बात नहीं की जा रही है। तो आप याद रखना, विटनेस के स्टेटमेंट की बात हो रही है। तो दैट इज कॉल्ड आर ओरल एविडेंस ना। All statements, including statements given electronically, which the court permits or required to be made before it by witnesses in relation to matter of fact. अब किसके रिलेशन में होंगे वो जो आपने स्टेटमेंट दिया है, वो मैटर ऑफ फैक्ट, जो भी मैटर हुआ होगा उसके रिलेशन में आपने वो स्टेटमेंट दिया है। फैक्ट अंडर द इंक्वायरी एंड सच स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड ओरल एविडेंस। तो जब कोर्ट में आप जाके कुछ बताओगे, दैट इज ओरल एविडेंस। ठीक है, कोर्ट में आप गए, आपने बताया, या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू कोर्ट में आप अपीयर हो रहे, वहां पर जाके आपने कुछ बताया, किसके रिलेशन में, कोई मैटर हुआ है, कोई मर्डर हो गया, कोई ग्रेवियस हर्ट हो गया, कोई गैंग रेप हुआ है, उसके रिगार्डिंग आपने जाके कोर्ट में ओरली कुछ बताया, तो वो स्टेटमेंट, कोई भी आप कथन कर रहे हो कोर्ट के अंदर जाके, दैट इज अ ओरल एविडेंस। ठीक है, उसके बाद जो इसका सेकंड क्लोज है गाइस, आप देखोगे वहां पे लिखा हुआ है ऑल डॉक्यूमेंट्स। यहां पे ऑल स्टेटमेंट्स की बात हो रही थी जो ओरली जाके आप दे रहे थे कोर्ट के अंदर, तो वो एविडेंस के ओरल एविडेंस कंसिडर किया जाता है। नाउ जो सेकंड क्लोज है गाइस इसका, इसमें सेकंड जो पॉइंट है इसका, ऑल डॉक्यूमेंट की बात करी जा रही है, ऑल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड। तो यहां पे भी पहले जो वर्ड था गाइस, जो प्रीवियस डेफिनेशन थी, यहां पे इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक ये एड ऑन करा गया है, एंड डिजिटल रिकॉर्ड्स एड ऑन करा गया है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स पहले भी था। ओके, जब आप पुराना इंडियन एविडेंस एक्ट देखोगे 1872 वाला, तो इसमें क्या बोल रहा है कि ऑल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स प्रोड्यूस फॉर द इंस्पेक्शन, प्रोड्यूस करा गया है कोर्ट के सामने, किसके लिए, इंस्पेक्शन कर रहा है कोर्ट, उसका निरीक्षण कर रहा है उसका। ठीक है, ऑफ द कोर्ट, एंड सच डॉक्यूमेंट आर कॉल्ड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो वो जो डॉक्यूमेंट कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करा है, जिसपे कोर्ट क्या कर रहा है, उसका निरीक्षण कर रहा है, उसका इंस्पेक्शन कर रहा है, दैट इज कॉल्ड अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ओके, सो आपको ये दोनों क्लॉजेस समझ आए होंगे, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और ओरल एविडेंस। ठीक है, तो मेरी दो फेवरेट डेफिनेशन है, मतलब आप फिप्सन की एक डेफिनेशन है, मैंने आपको पहले भी बताया था, एविडेंस की जो डेफिनेशन है फिप्सन की, बहुत इजी है, आप हमेशा इसको लिख के अपने आंसर्स को बहुत अच्छे से फ्रेम कर सकते हो। फिप्सन जो फिप्सन की डेफिनेशन है अबाउट एविडेंस, वो क्या कहते हैं, मींस टेस्टिमनी। जो एविडेंस मींस इट इज अ टेस्टिमनी। टेस्टिमनी वो आपका कोई भी आप कथन कर रहे हो, कोई भी स्टेटमेंट दे रहे हो, टेस्टिमनी
वेदर ओरल फॉर्म में दे सकते हो आप, ओरली जाके कुछ बता रहे हो, या फिर अपने डॉक्यूमेंट में आप दे रहे हो, डॉक्यूमेंट्री और रियल, विच मे बी लीगली रिसीव्ड इन ऑर्डर टू प्रूव, किस लिए दे रहे हैं हम, टू प्रूव और डिस्प्रूव डिस्प्यूट इन फैक्ट, जो कुछ फैक्ट का डिस्प्यूट हुआ है उसके रिगार्डिंग हम जाके जो ओरली और आपका डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में क्या दे रहे हैं, टेस्टिमनी दे रहे हैं, अपनी गवाही दे रहे हैं, अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा रहे हैं, दैट इज एविडेंस। ठीक है, ये फिप्सन की डेफिनेशन है। और जो साल्मंट की डेफिनेशन है, साल्मंट क्या कहते हैं कि एनी सच फैक्ट possesses probative force is called evidence। कोई भी ऐसा फैक्ट है जिसके अंदर एक प्रोबेटिव फोर्स है, प्रोबेटिव फोर्स आप ऐसे समझो कि जो फैक्ट है वो कहीं ना कहीं किसी चीज को कंक्लूड कर दे रहा है। सपोज करो एक मर्डर हुआ है और पुलिस ने एविडेंस के तौर पर जब इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं तो वहां पे उसके एक्यूज के जो गन मिली है उनको उस पर एक्यूज के मार्क है, तो कहीं ना कहीं वो जो फैक्ट है, गन मिलना भी इट इज अ फैक्ट, और जो एविडेंस है वो कहीं ना कहीं कंक्लूड कर दे रहा है किसी चीज को, एक उसके अंदर प्रोबेटिव फोर्स है ना, कंक्लूड कर रहा है, दैट इज अ एविडेंस। तो ये साल्मंट की डेफिनेशन है, ये फिप्सन की डेफिनेशन है। ठीक है, ये पूरा का पूरा डेफिनेशन है, आप याद रखना, इंक्लूडिंग स्टेटमेंट्स गिवन इलेक्ट्रॉनिकली, ये नया जोड़ा है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स पहले भी था, डिजिटल रिकॉर्ड्स नया जोड़ा है। ठीक है, जब हम काइंड्स ऑफ एविडेंस की बात करते हैं तो गाइज हम काइंड्स ऑफ एविडेंस की बात करते हैं तो ओरल एविडेंस होंगे, ओरल एविडेंस कैसे होने चाहिए, मस्ट बी डायरेक्ट होने चाहिए, तो डायरेक्ट एविडेंस होंगे जिसको हम पॉजिटिव एविडेंस भी कहते हैं। डायरेक्ट में आप समझो कि कोई किसी ने, आई हैव सीन कि मैंने कोई मर्डर देखा है, मतलब मेरे सामने कोई मर्डर हुआ है, मैं जाके ओरली कोर्ट में गया, वहां पे जाके कोर्ट में अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, दैट इज ओरल एविडेंस। ठीक है, और हियर से एविडेंस, हियर से मतलब हियर से सबसे आप समझो सबसे बेकार एविडेंस होता है, कोर्ट इसको कंसिडर नहीं करता है, बट देयर आर सम एक्सेप्शन जहां पे हियर से एविडेंस को भी कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो वो एडमिशन कन्फेशन और एडजस्टे वाला जो कॉन्सेप्ट है जहां पे जो हियर से एविडेंस है उसको कंसिडर करती है कोर्ट। जनरली क्या होता है, हियर से एविडेंस को एक्सक्लूड किया जाता है बाय द डायरेक्ट और ओरल एविडेंसेस। तो डायरेक्ट एविडेंसेस हो गए, ओरल एविडेंसेस हो गए, और हियर से एविडेंसेस हो गए। ठीक है, हियर से कुछ भी सुना गया, सपोज ए मैंने सुना किसी बी नाम के पर्सन से और फिर मैं जाके बोल रहा हूं, तो सुनी सुनाई बातों पे कोर्ट भरोसा नहीं करता। अगर मैं आई विटनेस होता, मैंने लाइव देखा होता कुछ अपनी आंखों से, तो मैं जाके वो मेरी उसकी वैल्यू, उसकी रिलायबिलिटी बहुत होती। ठीक है, तो ये एक हियर से एविडेंस हो गया। देन जब हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात करते हैं तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्राइमरी एविडेंस होंगे और सेकेंडरी एविडेंस होंगे। प्राइमरी कैसे होंगे समझो आप गाइस, जैसे सपोज करो ए एंड बी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, इन्होंने एक एग्रीमेंट बनाया। ठीक है, एग्रीमेंट जो बनाया उसमें सारी नॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशन जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया है उन्होंने, उसके रूल्स लिखे हुए हैं। तो ठीक है, तो ये एक डॉक्यूमेंट ए के पास है, एक बी के पास है, तो ये जो ओरिजिनल फॉर्म में होता है ना, दैट इज अ प्राइमरी एविडेंस। जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है दैट इज द प्राइमरी एविडेंस। और जो सेकेंडरी एविडेंस होते हैं, जो प्राइमरी एविडेंस को कॉपी करके या मैकेनिकल प्रोसेस के द्वारा या डिजिटली कोई डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, दैट इज अ सेकेंडरी एविडेंस। तो यहाँ पे प्राइमरी एविडेंस एक्सक्लूड कर देते हैं किसको, सेकेंडरी एविडेंस को। ठीक है, तो आपका कितना हो गया, ओरल एविडेंस हो गया, ओरल एविडेंस हो गए तो डायरेक्ट एविडेंस हो गए, हियर से एविडेंस हो गए 1 2 3, एंड देन फिर आपका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो गए। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में प्राइमरी एविडेंस, फिर सेकेंडरी एविडेंस 4 5 6। उसके बाद होते हैं गाइस सर्कमस्टांशियल एविडेंस। सर्कमस्टांशियल एविडेंस, आप किसी का इंटेंशन प्रूफ करना है तो वो कैसे प्रूफ करोगे, किसी की मेंटल कंडीशन प्रूफ करनी है तो आप सर्कमस्टांसेस से प्रूफ करोगे। सर्कमस्टांसेस एविडेंस वो होते हैं जब आप नेक्सस और लिंक को कनेक्ट किया जाता है, जो छोटे छोटे एविडेंस होते हैं उनको कनेक्ट किया जाता है एक दूसरे के साथ, दैट्स बिकम अ सर्कमस्टांशियल एविडेंस। सपोज करो एक जगह मर्डर हुआ है, वहां पे ब्लड के स्पॉट हैं, या फिर वहां पे कुछ उसका किसी जो एक्यूज ने मर्डर किया है वहां पे उसकी कुछ रिंग गिर गई, या भागते हुए कुछ ऐसे हुआ है, उसकी शर्ट या उसकी जैकेट के जिप या जो भी बटन थे वो टूट के गिर गए, तो वो सारे कहीं ना कहीं वो सर्कमस्टांसेस बनते हैं, वो एक लिंक बनाते हैं किसके रिगार्डिंग, जो मेन फैक्ट इन इश्यू हुआ कि हाँ ए मर्डर्ड बी। ओके, तो वो सर्कमस्टांशियल एविडेंस हो गए। और एक होते हैं रियल एविडेंस। रियल एविडेंस को हम क्या बोलते हैं, मटीरियल एविडेंस भी बोलते हैं। मटीरियल मतलब वो एक तरह से आप समझिए कि कुछ मटीरियल मिला है। सपोज करो एक गन रिकवर करी है, गन डिस्कवर करी है पुलिस ने, या फिर आपका कोई नाइफ मिला है, या फिर कोई रेजर मिला है जिससे मर्डर किया गया है, दैट इज अ मटीरियल एविडेंस। ठीक है, तो ये इतना 8 टाइप के हो गए हैं।
वन इज ओरल एविडेंस, सेकेंड इज अ डायरेक्ट एविडेंस जिसको हम पॉजिटिव एविडेंस भी कहते हैं, थर्ड इज हियरसे एविडेंस, देन फिर आपका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, फोर डॉक्यूमेंट्री होंगे, फाइव आपका प्राइमरी एविडेंस हो गए, फिर सेकेंडरी एविडेंस हो गए, देन फिर आपका सर्कमस्टांशियल एविडेंस हो गए, रियल एविडेंस मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा इसका काइंड्स हो गए हैं, एविडेंस कितने काइंड्स के होते हैं, ठीक है। और हमने 2E में डेफिनेशन है उसकी। गाइज इसके जो एविडेंस है इसके रिगार्डिंग एक सुप्रीम कोर्ट का केस था, उसमें क्या केस का नाम था गाइज, अयूब नूर खान वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र सुप्रीम कोर्ट। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या बोला था, फाइलिंग ऑफ एन एफिडेविट ऑफ वंस ओन स्टेटमेंट, अगर मैं कोई एफिडेविट फाइल कर रहा हूं मेरे स्टेटमेंट का इन वंस ओन फेवर, मेरे ही फेवर में, कैन नॉट बी रिगार्डेड एज सफिशिएंट एविडेंस फॉर एनी कोर्ट, तो वो एक सफिशिएंट एविडेंस नहीं होगा। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। अगर मैं कोई एफिडेविट फाइल कर रहा हूं अपने स्टेटमेंट को लेके और अपने ही फेवर में कर रहा हूं, तो दैट इज नॉट कंसीडर्ड एज एविडेंस। तो ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने केस था अयूब नूर खान वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। और ये गाइज आपको एविडेंस की जो है आपको डेफिनेशन समझ आई होगी। गाइज जब हम पुराना वाला जब आप इंडियन एविडेंस एक्ट देखते हैं तो गाइज उसमें सेक्शन 3 के अंदर उसको एविडेंस को डिफाइन करा गया था। एविडेंस की जो डेफिनेशन थी सेक्शन 3 के अंदर, उसके रिगार्डिंग कुछ केसेस भी थे पुराने वाले इंडियन एविडेंस एक्ट में। डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम ही है, बस थोड़ा सा यहाँ पे उन्होंने वर्ड ऐड किए हैं। तो जो पुराना वाला इंडियन एविडेंस एक्ट था उसमें सेक्शन 3 के अंदर डेफिनेशन थी, वहां पे क्या बोलता कि स्टेटमेंट ऑफ द विटनेसेस, तो स्टेटमेंट किसके द्वारा दिए जा रहे हैं, वो विटनेसेस के द्वारा। यहाँ पे एक्यूज के स्टेटमेंट को तो कंसिडर किया ही नहीं है उन्होंने, ठीक है। वो डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, कोई विटनेस आपका डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में दे रहा है। तो उसमें केस हुआ था गाइज निर्मला वर्सेस हरि सिंह, AIR 2001 का केस है, हिमाचल प्रदेश 2001। व्हेन द कोर्ट डज नॉट डायरेक्ट टू प्रूफ अ फैक्ट, जब कोर्ट आपको मना करता है कि आप फैक्ट प्रूफ नहीं करोगे किससे, बाय एन एफिडेविट, इट इज नॉट एन एविडेंस, ओके। निर्मला वर्सेस हरि सिंह का केस था ये, जिसमें कोर्ट ने हेल्ड किया था, ठीक है। इसके आगे एक दूसरा और केस था गाइज, सुधा देवी वर्सेस राम पी नारायणन। इस केस के अंदर भी AR 1988 सुप्रीम कोर्ट का केस है ये। इसमें क्या बोला था कि जो सेक्शन 3 की जो डेफिनेशन थी, एविडेंस एक्ट स्टेटमेंट्स इन एन एफिडेविट, स्टेटमेंट्स है कोई एफिडेविट के अंदर, आर नॉट एविडेंस, ठीक है। सो ये एक दो केसेस थे मैंने आपको बताया। एक अयूब नूर खान वाला, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र कोई अपने ही फेवर में कोई एफिडेविट दे रहा है, अपने स्टेटमेंट अपने ही फेवर में दे रहा है, दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज एविडेंस, ओके, या फिर कोर्ट में या ट्रिब्यूनल में, ठीक है। तो ये आपको एविडेंस की डेफिनेशन समझ आई होगी आई होप, और ये मैंने जो काइंड समझाया है। और गाइज जब हम 168 सेक्शन है जो पावर देता है जजेस को कि आप बेस्ट एविडेंस एक्सट्रैक्ट करेंगे ना, उसका पैरा 1 जब हम ये फर्दर डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है 168 जो कोर्ट को पावर देता है। या आप समझ लीजिए कुछ जैसे हम सीआरपीसी में 482 था जो सेक्शन इनहेरेंट पावर ऑफ द कोर्ट, और अभी जो BNSS में जो बन गया है वो 528 सेक्शन बन गया है जो इनहेरेंट पावर ऑफ द कोर्ट है। तो ये ऐसे ही भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर 168 जो सेक्शन है वो कोर्ट को पावर देता है कि आप बेस्ट एविडेंस एक्सट्रैक्ट करोगे, बेस्ट एविडेंस लोगे, बेस्ट एविडेंस निकालोगे आप, ठीक है। और जो इसका पैरा 1 है ये कहता है, और जो पैरा 2 है वो क्या कहता है कि जो बेस्ट एविडेंस होगा वो रेलिवेंट होगा और ड्यूली प्रूव्ड होगा, ठीक है। जब गाइज आप इसके सेक्शन 168 सेक्शन को देखोगे तो वहां पे जो इसका पहला ही प्रोविजो है, प्रोवाइडेड दैट द जजमेंट मस्ट बी बेस्ड अपॉन फैक्ट्स डिक्लेयर्ड बाय दिस अधिनियम टू बी रेलिवेंट फैक्ट्स पे आप जजमेंट दोगे, और वो कैसे होंगे, वो ड्यूली प्रूव्ड होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, हम इसको आगे चल के डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कहीं ना कहीं एविडेंस एक्ट का या भारतीय साक्ष्य अधिनियम का एक टोन सेट करता है, ठीक है। नाउ गाइस कम टू द सेक्शन 2F जो फैक्ट को डिफाइन करता है। जब हम फैक्ट की डेफिनेशन की बात करते हैं गाइस, तो फैक्ट की जो डेफिनेशन है वो 2F में दी गई है। आप उसकी मार्जिनल हेडिंग देखोगे तो मार्जिनल हेडिंग में लिखा हुआ है गाइस, means and includes, facts means and includes, this is also a inclusive definition।
ये एग्जॉस्टिव डेफिनेशन नहीं है, कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है, लेजिस्लेशन इसमें कभी भी चेंज कर सकता है। तो जब आप रीड करते हैं, जो इसका फर्स्ट क्लॉज है, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग्स, स्टेट ऑफ थिंग्स वो तरीका बताता है, एक स्टेट की बात करता है, किस सीक्वेंस की बात कर रहा है वो, उन चीजों को किस तरह से सीक्वेंस किया गया है, स्टेट ऑफ थिंग्स, रिलेशन ऑफ थिंग्स, क्या रिलेशन है उन सब चीजों में, यहां पे कोई भी थिंग हो सकती है, और उन सब चीजों में, जैसे बुक हो गई, ये किस सीक्वेंस में लगाई गई है, किसके रिलेशन में है ये बुक, तो ये एविडेंस या भारतीय साक्ष्य अधिनियम के रिलेशन में है, उस तरह से ये फैक्ट्स की डेफिनेशन दी गई है। कुछ भी चीज, एनीथिंग, कोई भी चीज, स्टेट ऑफ थिंग, उन जो वो जो थिंग है उसका सीक्वेंस की बात करता है, स्टेट ऑफ थिंग्स, देन रिलेशन, कैसा रिलेशन है उन सब चीजों के बीच में, ठीक है। तो एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग्स और रिलेशन ऑफ थिंग्स कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस, जिनको हम अपने सेंसेस से परसीव्ड कर सकते हैं, दैट इज अ फिजिकल फैक्ट। अब हमारे एक ह्यूमन के 5 सेंसेस होते हैं। 5 सेंसेस कौन से होते हैं? ईयर, आई, स्किन, नोज और टंग। ईयर, कान हो गए गाइस, जो हमारे सेंसेस 5 एक सेंसेस होते हैं। आंखें हो गई, हमारी स्किन हो गई, देन एक नोज, देन टंग। ये 5 सेंसेस से हम किसी भी चीज को परसीव्ड करते हैं, दैट इज कंसिडर एज अ फिजिकल फैक्ट, है ना। तो फैक्ट की जो डेफिनेशन है इन जनरल अगर मैं बताऊं तो बहुत वास्ट है, सब कुछ फैक्ट है, एनीथिंग, कुछ भी, कोई, सब कुछ फैक्ट है। ये बोर्ड एक फैक्ट है, ये मार्कर एक फैक्ट है, ये बुक भी एक फैक्ट है, बहुत वास्ट है इसकी डेफिनेशन का स्कोप। सो कुछ भी चीज हो सकती है जिनको हम अपने सेंसेस से परसीव्ड करते हैं, कोई स्मेल हो गई, कोई सेंसेशन हो गई, वो सारी चीजें हैं जिनको हम कान से सुन सकते हैं, सुना गया है, कुछ देखा गया है, कुछ किसी चीज को टच करा गया है, कोई सेंसेशन है, स्किन है, टंग से कोई टेस्ट की स्मेल का पता चला है, वो सारी चीजें फिजिकल फैक्ट्स में कंसिडर की जाती हैं। और एक जो इसका सेकंड क्लॉज है, एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस। तो गाइस ये जो उसका सेकंड क्लॉज है वो मेंटल फैक्ट्स की बात करता है, जिसको हम साइकोलॉजिकल फैक्ट्स भी कहते हैं। वो कौन से होते हैं? जैसे इंटेंशन हो गया, या फिर आपका गुड फेथ हो गया ना, जिसको आप कैसे प्रूव करोगे? इंटेंशन को कैसे प्रूव करते हैं? कुछ डायरेक्ट एविडेंस तो रख नहीं देंगे ना हम, सर्कमस्टांशियल एविडेंस रख के ही वो कनेक्ट किया जाता है, नेक्सस को कनेक्ट किया जाता है, लिंक कनेक्ट किए जाते हैं। तो उन सब चीजों को भी हम क्या कहते हैं? मेंटल फैक्ट कहते हैं, या जिसको हम साइकोलॉजिकल फैक्ट भी कहते हैं। इंटेंशन हो गया, गुड फेथ हो गया, और फ्रिडुलेंटली। 5 सेंसेस से तो हम फिजिकल फैक्ट्स को परसीव्ड कर रहे हैं, उसके अलावा जो दूसरे फैक्ट होते हैं दैट इज मेंटल और साइकोलॉजिकल फैक्ट। इंटेंशन हो गया, गुड फेथ। तो गाइस, एक जस्टिस मुनीर हुए हैं, जस्टिस मुनीर हैज डिवाइडेड फैक्ट्स इनटू 2 पार्ट्स। उन्होंने जो डेफिनेशन थी, फैक्ट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा था जस्टिस मुनीर ने। पहले जो फैक्ट था, नंबर 1 इज अ फैक्टम प्रोवेंडम, जिसको हम क्या बोलते हैं? फैक्टम प्रोवेंडम। अल्टीमेट फैक्ट्स टू बी प्रूव्ड, दैट इज फैक्ट इन इशू। फैक्ट इन इशू को हम क्या बोलते हैं? फैक्टम प्रोवेंडम। और फैक्टम प्रोविंस उन फैक्ट्स को कहते हैं जिनको हम रेलिवेंट फैक्ट कहते हैं। तो फैक्टम प्रोवेंडम दैट इज अ फैक्ट इन इशू, और फैक्टम प्रोविंस एविडेंटरी फैक्ट विच फैक्टम प्रोवेंडम विल बी प्रूव्ड। तो हम फैक्टिन प्रोवेंडम और फैक्टम प्रोविंस, ये जस्टिस मुनीर ने डिवाइड किया है फैक्ट को 2 पार्ट में। तो फैक्टम प्रोवेंडम क्या हो गया? फैक्ट इन इशू। फैक्ट इन इशू जिसको हम प्रूव करते हैं किससे? रेलिवेंट फैक्ट। रेलिवेंट फैक्ट को क्या बोलते हैं? फैक्टम प्रोविंस। तो ये जस्टिस मुनीर ने इसको डिवाइड किया था। कुछ इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं। जब आप फैक्ट की डेफिनेशन के नीचे आप एग्जाम्पल दोगे, जो फर्स्ट एग्जाम्पल है, दैट आर द सर्टेन ऑब्जेक्ट्स अरेंज्ड इन अ सर्टेन ऑर्डर इन अ सर्टेन प्लेस। सपोज करो इन मार्कर को मैंने एक सीक्वेंस में ऐसे लगाया हुआ, एक सर्टेन ऑर्डर में, एक सर्टेन सीक्वेंस में लगाया है, तो दैट इज अ फैक्ट, दैट इज अ फैक्ट। नो, मार्कर को लगाया, या बोर्ड को बाय बाय वन करके, या बुक्स को वन बाय वन करके सीक्वेंस में लगाया, दैट इज ये एक प्रॉपर अरेंजमेंट के साथ रखा है उनको, तो वो क्या कंसिडर किया जाएगा? आपका फैक्ट। एंड दैट अ पर्सन हर्ड और सो समथिंग इज फैक्ट। किसी पर्सन ने कुछ सुना है या देखा है, वो भी क्या होता है? फैक्ट होता है। दैट अ पर्सन सेड सर्टेन वर्ड्स, अगर मैं कुछ बोल रहा हूं, ये मैं जो आपको कुछ इस लेक्चर दे रहा हूं या आपको कुछ पढ़ा रहा हूं, तो ये सब भी फैक्ट्स कंसिडर किया जाता है। That a person holds a certain opinion, has a certain intention, acts in a good faith or fraudulently, or uses a particular word in a particular sense or in
is or was at a specified time conscious of a particular sensation is a fact. तो कोई ओपिनियन हो सकता है, किसी का रेप्यूटेशन। इन्होंने गाइज यहां से एक पहले आपको मैं एविडेंस एक्ट का एक जब आप डेफिनेशन पढ़ते थे फैक्ट्स में, तो वहां पे एक रेप्यूटेशन वर्ड था, उसको भी हम फैक्ट्स की तरह कंसीडर करते थे। तो अभी इन्होंने वो रेप्यूटेशन वर्ड यहां से उसको रिपील कर दिया है फैक्ट्स की डेफिनेशन से। जो रेप्यूटेशन था पहले, वो भी अब कैसे आप रेप्यूटेशन, वो कैसा एक फैक्ट हो गया, मेंटल फैक्ट हो गया ना। हम एक ओपिनियन होता है रेप्यूटेशन की, सामने वाले पर्सन की बहुत अच्छी रेप्यूटेशन है सोसाइटी के अंदर, तो हमारा ओपिनियन है उस पर्सन के लेके, ठीक है। तो वो इन्होंने यहाँ पे ओपिनियन को रखा है, बट रेप्यूटेशन वर्ड यहां से उन्होंने रिपील कर दिया है। तो ये पूरा का पूरा आपका गाइज फैक्ट्स की डेफिनेशन है। फैक्ट्स को बेंथम ने 2 पार्ट में अपना डिवाइड किया था, फिजिकल फैक्ट और मेंटल फैक्ट। फिजिकल फैक्ट वो फैक्ट होते हैं जिनको हम अपने सेंसेस से देख सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, ये सारा टच कर सकते हैं। और दूसरा होगा मेंटल से या साइकोलॉजिकल फैक्ट, जो हमारे माइंड्स में बने होते हैं, जैसे इंटेंशन हो गया, हमारा आशय है कुछ, या हमारे डिजायर है कुछ करने का, वो डिसऑनेस्ट या गुड फेथ, हमारा गुड फेथ में हमने कुछ, तो वो हमारे माइंड के अंदर है, वो हमारे कॉन्शियस के अंदर है। दैट इज अ मेंटल और साइकोलॉजिकल फैक्ट। सो आई होप आपको ये दोनों डेफिनेशन समझ आई होंगी ना, फैक्ट और एविडेंस की। जस्टिस मुनीर ने फैक्टम प्रोबेंडम और फैक्टम प्रोविंस करके बताया था उसको पार्ट्स में, और हमने एविडेंस के काइंड्स भी डिस्कस करे हैं। गाइज, अगर वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और फर्दर वीडियो में हम इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, दैट इज फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट को डिस्कस करेंगे। पूरा का पूरा एविडेंस जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में एविडेंस एक्ट है, वो फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट्स के अराउंड ही घूमता है। तो हम फैक्ट इन इशू समझेंगे, देन फिर रेलिवेंट फैक्ट को समझेंगे। सो थैंक यू।